तो देखिए 563 बीसी का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 563 साल पहले, 563 साल पहले, 63 साल पहले यानी 63 बीसी को, बिफोर क्राइस्ट, पहले गौतम बुद्ध पैदा हुआ था। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जीसस को इस दुनिया में पैदा होने से 563 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हो चुका था। उसके बाद और उसका इंतकाल कब हुआ, 483 बीसी। तो 483 बीसी किधर होगा, यानी जीसस के 483 साल पहले उनका इंतकाल, पैदा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया। 483 तो इधर ही होगा। आप समझ में आ रहा है बीसी? तो यानी कि 483 बीसी का मतलब जीसस के पैदा होने से 483 साल पहले गौतम बुद्ध का देहांत हो चुका था। आपको समझ में आ रहा पॉइंट? तो इसको पैमाना माना गया है। ठीक है, जीसस के डेट ऑफ बर्थ को पैमाना माना गया है। तो इससे पहले इधर ईसवी और उससे पहले जो भी था तो उसको हम लोग बीसी कहते हैं। यानी कि जीसस के पैदा होने से 563 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुआ और 483 बीसी में देहांत हुआ। तो टोटल कितने साल का हुआ, जिंदा कितने साल थे, 80 साल। कुछ चीज में लिख के रखा हूँ इसीलिए समझाने के लिए आप लोग को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 80 साल। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि जीसस के पैदाइश से पहले जो भी डेट होगा उससे पहले बीसी लगेगा, यानी उसकी पैदाइश कितने साल पहले, 483 साल पहले गौतम बुद्ध का देहांत हुआ। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो ये इधर वाला जो काल होगा ये जो है डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा, यानी कि घटते क्रम में। 583 483 उधर होगा राइट साइड में, लेकिन जीसस के पैदा होने के बाद जो भी ईस्वी होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट? समझ में आ रहा आप लोग को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो आगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारा हमने कालखंड दे दिया, ये यहाँ तक शायद बता चुके थे, ताम्रकाल तक। अब हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को आद्य ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। एक आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा पीरियड आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हूँ प्रो हिस्टोरिक में। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग दो सिविलाइजेशन को, दो सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये 12th क्लास के सिलेबस में मौजूद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या फिर ये कहिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो कालखंड है वो 2500 से 1750 बीसी, ये जो है लिखना है। यानी जीसस के 2500 साल पहले से लेके 1750 साल पहले ये कालखंड गुजर चुका है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो है हम लोग इसको 1500 से लेके 1500 बीसी से आपको हम लोग क्या कहेंगे, ये 600 बीसी तक। ठीक है, 600 बीसी तक। और यानी कि 2500 से 1750 बीसी, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इधर आपका बीच में 15 16 17 यानी 150 साल लगभग। 15 के बाद 16 17 यानी 250 साल। 250 साल ये जो इंडस वैली सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे, जिसको आद्य इंडस वैली क्या है, इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है जीसस के पैदा होने से 2500 साल पहले शुरू हुआ था और 1750 जीसस के पैदा होने के 1750 साल पहले ये सभ्यता खत्म भी हो चुका है। ये आपके सिलेबस में है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता था, ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द में, जो अभी सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, इस सब एरिया में ये पड़ता है।
यहाँ पे थे। ठीक है, इसका कालखंड है इतना 2500 बीसी से 1750 बीसी। और ये सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन में ब्रोंज कांसे का खोज हो चुका था। ये लोग कांसा लोहे में, तांबा में लोहा को मिक्सचर करके तांबा और जो है ब्रोंज जो है कांसा बनाना सीख गया था, इसीलिए इसको हम लोग कांसी युग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कांसी युग। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी, उसके बाद वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 बीसी। तो इसमें जो है इसके बीच में जो गैप रहा है वो 250 साल का। कितने साल का? 250 साल का। बात समझ में आ रहा? 250 साल का गैप रहा है। तो ये गैप इतिहासकार का कहना है कि ये जो इंडस वैली था सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो सकता है कि बाढ़ के कारण जो है पूरी जो है ये सभ्यता खत्म हो चुका है। उसके बाद जो है 250 साल पहले जो है वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ है। समझ में आ रहा? तो ये नगरीय सभ्यता था और ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, कृषि प्रधान सभ्यता। तो आद्य सभ्यता समझ में आ गई आप लोगों को। अब आते हैं ऐतिहासिक पीरियड। ऐतिहासिक पीरियड हम उसको कहते हैं जिस हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी मौजूद हो। तो लिखित स्रोत भी मौजूद है, इसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। और ये 600 बीसी से 712 एडी, एडी माने ईस्वी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, यहाँ तक जो है 7 से 12 ईस्वी तक जो है प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है मेरे दोस्तों। और प्राचीन भारत कब समाप्त होता है? 712 ईस्वी में। इसका भी मैंने नाम लिख के रखा हूं यहाँ पे। 712 ईस्वी में एक मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान जो है सफल आक्रमण भारत पर सिंध में करता है, और वो जो है 712 में जो है आक्रमण करता है और सिंध को जीतता है और वहां पे जो है अपना हुकूमत कायम करता है। ये 712 ईस्वी से लेकर 714 तक 2 साल रहता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो जो ही मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आता, उसका भी कारण रहा है, मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। ये सीरीज चलेगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सीरीज चले, मैं बढ़िया से समझाऊंगा एक एक चीज को, तो फिर आप इसमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा तो मैं इसका सीरीज जो है पूरा फ्री क्लास में आप लोग को देने वाला हूँ, 12 क्लास का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हाँ, ये बता रहे थे जो ही मोहम्मद बिन कासिम इंडिया सिंध पर आक्रमण करता है, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत होता है। तो इससे पहले जो भी हमने प्राचीन काल ये हमने बताया आप लोग को, इसमें हिंदू शासक रूल कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हिंदू रूल इन इंडिया। हिंदू लोग जो है, हिंदू शासक जो है यहाँ पे शासन करते थे प्राचीन भारत में। जो ही मध्यकालीन भारत जो है इसकी शुरुआत होता है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण सिंध पर करता है। और सिंध पर कहाँ से करता है वो हम थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भारत का जो ये उत्तरी वाला हिस्सा है, हाँ समझिएगा, ये वाला, ठीक है, ये जो इंडिया है, ये कश्मीर वाला भाग है, समझिए यहाँ पे, ठीक है, कश्मीर वाला भाग है, यहाँ पे जो है, यहीं पे जो है सिंध है, समझ में आ रहा है, सिंध। तो ये सिंध हमारा जो भारत है, इधर जो है, इधर पश्चिम तरफ अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इधर से ना ही दक्षिण से आ सकता है, ना ही पश्चिम से कोई आ सकता है, ना ही उत्तर से आ सकता है, क्योंकि इधर हिमालय है। बात समझ में आ रहा? हिमालय है। तो एक ही रास्ता जो खुला था वो सिंध होके था, समझ में आ रहा है? तो सिंध पर पहला मुसलमान आक्रमण जो हुआ था मुसलमानों के द्वारा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसने 712 ईस्वी में आक्रमण करके सिंध को अपने कब्जे में लिया था। उस समय जो यहाँ पे एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा दाहिर। ठीक है, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ कि किस तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया। देखिए, यहाँ पे एक जो है बंदर, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है साइड में एक नदी, एक यहाँ पे इसी साइड में एक नदी हुआ करता था। इस नदी में
अरब के मुसलमान यहाँ पे बिजनेस किया करते थे, ठीक है। तो वहां उस समय सऊदी अरब का शासक, सऊदी अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। ये अल हज्जाज उस समय शासक था और उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ये लोग बिजनेस करने आए थे और इस बिजनेस जो बंदरगाह में जो है इनको लूट लिया गया था राजा दाहिर के कुछ लोगों ने, ठीक है। राजा दाहिर के कुछ लोगों ने, तब इनको जब बोला गया, सऊदी अरब का किंग अल हज्जाज ने राजा दाहिर को कहा कि हमारा जो सामान छीना गया उसको वापस करें, लेकिन ये वापस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर जो है अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करके राजा दाहिर को जो है कत्ल कर दिया। उनका 2 बेटी था जिसका नाम था निर्मला देवी, एक था सूर्या देवी। उनको जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है अल हज्जाज के बेटे के लिए भेज देता है दुल्हन बनाने के लिए उसका बेटे के साथ।